प्यारे बच्चों, क्लास 11th विषय इकोनॉमिक्स मॉडल प्रश्न पत्र सेट 2 का आज हम लोग आंसर को देखेंगे। वीडियो 2 पार्ट में रहेगा। पहला पार्ट में हम लोग अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे और सेकंड पार्ट के वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के आंसर को देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप ही को पता चलेगा। साथ ही अर्थशास्त्र के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। क्लास 11th विषय अर्थशास्त्र पूर्णांक 40, समय 1.5 घंटा। समान निर्देश आप लोग पढ़ लीजिएगा बच्चों। टोटल क्वेश्चन आपका 19 रहेगा। 1 से 7 तक 5 क्वेश्चन बनाना है, 8 से 14 तक 5 क्वेश्चन बनाना है और 15 से 19 तक में आपको 3 क्वेश्चन बनाना है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक छात्र के द्वारा 4 विषयों में प्राप्तांक कितना है? 10, 20, 15 और 5 है। माध्य प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर माध्य निकालना है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो 20 और 10 30, 30 और 15 कितना हो गया? 35, 35 और 20 10 30, 40, 40 और 5 यहाँ पर हो गया 50। तो ये टोटल जोड़ने पर आपका कितना आ जाएगा? 50। तो यहाँ पर सिग्मा एक्स हम लोग करेंगे, मतलब इसको जोड़ने पर कितना आया? 50। तो सिग्मा एक्स हो गया 50। एन बराबर हो गया 4। एन 4 कैसे हुआ? तो बच्चों पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 है, तो इसलिए एन बराबर 4 हो गया। माध्य बराबर वाट। तो माध्य क्या होगा? तो माध्य का फॉर्मूला होता है बच्चों सिग्मा एक्स बटा एन। सिग्मा जिसके साथ रहेगा उसको जोड़ना रहता है, तो हम लोग जोड़े थे, कितना आया था? 50। तो सिग्मा एक्स की जगह 50 लिखेंगे, एन के जगह पर 4 लिखेंगे, 4 से 50 को भागा दे देंगे तो आ जाएगा मेरा 12.5। यही मेरा माध्य हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका बच्चों, लॉरेंज वक्र क्या है? तो लॉरेंज वक्र अपकिरण ज्ञात करने की एक बिंदु रेखीय रीति है। इसे संचयी प्रतिशत वक्र मतलब कॉम्युलेटिव परसेंटेज कर भी कहते हैं। इसका प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर मैक्स ओ लॉरेंज ने आय और धन के वितरण का अध्ययन करने के लिए किया था। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, आधार वर्ष को परिभाषित कीजिए। तो आधार वर्ष से हमारा आशय उस वर्ष विशेष से होता है जिसको आधार मानकर हम आर्थिक क्रियाकलापों की तुलना करते हैं। अतः आधार वर्ष का चुनाव अत्यंत सतर्कतापूर्वक करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आधार वर्ष को एक बार और समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए 2019 में गेहूं का उत्पादन हुआ 100 क्विंटल। अब 2022 में जो गेहूं का उत्पादन होगा उसकी तुलना हम 2019 से अगर करते हैं तो 2019 जो वर्ष है वो मेरा आधार वर्ष कहलाएगा और 2022 का जो उत्पादन होगा वो मेरा जांच वर्ष कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निर्धनता निवारण के लिए सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम के नाम लिखिए। तो ऐसे तो बहुत कार्यक्रम है, लेकिन एक को नाम लिखना है। तो हम लिखे हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, मतलब मनरेगा जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। 5वां है मानव पूंजी निर्माण के एक स्रोत का नाम लिखिए। तो मानव पूंजी मतलब मानव का विकास जो होता है वो कैसे होता है? तो वो होता है शिक्षा में निवेश से, मतलब पढ़ लिख कर ही आदमी अपना विकास और अपने परिवार का विकास कर सकता है। अगला है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। फिर है द ग्रेट लीप फॉरवर्ड नामक अभियान किस देश में शुरू किया गया था? तो बच्चों ये चीन में शुरू किया गया था 1958 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, माध्यिका के 2 गुण और 2 दोष लिखिए। तो माध्यिका के गुण और दोष निम्नलिखित है। पहला है गुण है यह वितरण के मध्य मूल्य को व्यक्त करता है। मतलब माध्यिका में क्या होता है, जब संख्या दिया हुआ रहता है तो ये बीच के मान को व्यक्त करता है। तो बीच में मान लीजिए 3 है तो ये माध्यिका 3 हो जाएगा। तो ये है, ये संख्या के मध्य मूल्य को व्यक्त करता है। दूसरा, यह समझने तथा गणना करने में सरल है। 2 ही लिखना बच्चों, एक छोड़ भी सकते हैं। इसे बिंदु रेखा द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इसके दोष हैं, माध्यिका ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते हुए अथवा घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना जरूरी है। ऐसा करना कई बार कठिन समस्या बन जाती है। दूसरा है, यह श्रेणी के सभी आंकड़ों पर आधारित नहीं होता है।
तीसरा है इसका प्रयोग अग्रिम बीजगणितीय कार्यों में नहीं किया जा सकता। तो इसमें भी 2 पॉइंट ही आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर माध्य से माध्य विचलन की गणना कीजिए। अंक दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है, तो हम लोग इसको पहले अंक को x मान लिए और विद्यार्थियों की संख्या को f मान लिए, मतलब बारंबारता। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, x लिख लिए 10 20 30 40 50, f भी लिख लिए। अब fx निकाल देंगे। सबसे पहले हमको क्या है यहाँ क्वेश्चन में देखना है बच्चों, समांतर माध्य से माध्य विचलन निकालना। तो सबसे पहले हमको माध्य निकालना होगा। तो माध्य ये कौन सीरीज में है बच्चों, तो ये आपका खंडित श्रेणी में। खंडित श्रेणी का फॉर्मूला होता है माध्य का x बार बराबर सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f। तो इसका मतलब पहले हमको fx निकालना होगा, मतलब f और x को क्या करना होगा, गुना करना होगा, और फिर उसको सिग्मा करना, मतलब उसको जोड़ना होगा, और फिर f को भी जोड़ देना होगा। तो ये फिर फॉर्मूला में बैठा के हम लोग माध्य निकालेंगे। तो हम लोग यही काम यहाँ कर रहे हैं बच्चों। f और x को गुना कर देंगे तो fx निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10 को 2 से गुना के 20, 20 तिया 60, 60 30 और 7 को गुना करें तो 210, 40 को 5 से गुना करें 200, और 50 को 3 से किए तो 150। fx निकल गया बच्चों। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 640, f को भी जोड़ देंगे तो 20। अब हम लोग यहाँ माध्य निकालेंगे। तो माध्य का फॉर्मूला अभी जस्ट बताए थे, क्या होता है बच्चों, सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f बराबर सिग्मा fx कितना निकला जोड़ने पर 640, सिग्मा f मेरा 20 है, 20 से 640 को भागा लगा देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 32 हो जाएगा। ये 32 जो निकला ये मेरा क्या हुआ, विचलन हुआ, डिवीजन हुआ। तो यहाँ पर हम लोग डी भी बराबर 32 लिख देंगे बगल में। तो ये लिख लेगा मेरा क्या, dx। dx मतलब होता है x से घटाइए। तो x कितना है मेरा 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 माइनस 32, तो मेरा कितना हो जाएगा बच्चों, -22। उसके बाद फिर 20 है और यहाँ 32, तो 20 माइनस 32 कितना हो जाएगा बच्चों, -12। तो इसी तरह करके हम लोग यहाँ क्या करेंगे, घटाएंगे। 30 माइनस 32 -2, 40 माइनस 32 8, और 50 माइनस 32 18 हो जाएगा। उसके बाद जितना भी आपका माइनस साइन में आया है बच्चों, उसको हम लोग प्लस में बना देंगे, और प्लस वाला प्लस ही रहेगा। तो उसको हम लोग कहते हैं मोड dx। मोड किसको कहते हैं, ये जो दो डंटा है खड़ा, ये मोड हुआ, और इसके बीच में लिखा रहेगा dx, मोड dx पढ़ेंगे इसको। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ -22 है तो +22 कर देंगे, -12 है तो 12, -2 का 2, 8 का 8 ही रहेगा, 18 का 18 रहेगा। अब क्या करेंगे बच्चों, तो f और मोड dx को आपस में गुना कर देंगे। तो f कितना है 2, और dx मोड dx कितना है 22, तो 2 को 22 से करेंगे तो 44, 3 को 12 से करेंगे 36, 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14, 5 को 8 से करेंगे तो 40, और 3 को 18 से करेंगे तो 54। अब इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, माध्य से माध्य विचलन बराबर, माध्य से क्या है, माध्य विचलन बराबर, ये है आपका माध्य से माध्य विचलन। इसको हम लोग इस तरह डिनोट करेंगे, माध्य से माध्य क्या है, सिग्मा f मोड dx बट्टा सिग्मा f। इसका मतलब है कि जो आप मोड dx निकाले हैं उसको f से गुना कर दीजिए, फिर f मोड dx जब निकलेगा उसको हम लोग सिग्मा कर देंगे, मतलब टोटल को जोड़ देंगे और सिग्मा f को भी जोड़ देंगे। तो हम लोग वही काम कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, f और मोड dx को गुना किए तो f मोड dx आ गया। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर कितना आया 188, और सिग्मा f है उसके बाद तो 20। अब इस फॉर्मूला में बैठा देंगे। तो यहाँ पर लिखे हैं माध्य से माध्य विचलन बराबर सिग्मा f मोड dx बट्टा सिग्मा f। अब सिग्मा मोड dx मेरा कितना आया था, तो यहाँ देखिए 188 आया था। तो 188 को क्या करेंगे, यहाँ लिख दिए। सिग्मा f मेरा 20 था, 20 से 188 को भागा लगा दें तो 9.4 आ जाएगा। तो ये मेरा माध्य से माध्य विचलन निकल गया। अगर आपको माध्य से माध्य विचलन गुणांक पूछ दे तो कुछ नहीं करना है, माध्य से माध्य विचलन जो आप निकाले हैं उसको माध्य से भागा लगा देना है। तो माध्य से माध्य विचलन कितना निकला है बच्चों, 9.4। तो 9.4 और बट्टा माध्य है, माध्य आप कितना निकाले हैं 32 है। 32 को 9.4 में भागा लगा देंगे तो 0.29 आ जाएगा। तो ये माध्य से माध्य विचलन गुणांक हो गया। आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते बच्चों, निम्नलिखित आंकड़ा से x और y के मध्य सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए और उनके संबंध पर टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी मतलब जो आंसर आएगा बच्चों उसके नीचे आपको कुछ 2 लाइन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, उसी को हम लोग यहाँ लिख लिए हैं x और y।
इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक्स का स्क्वायर कर देंगे। तो एक्स का स्क्वायर क्या हुआ, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 पचे 25, स्क्वायर कर दिए। उसी तरह वाई का भी स्क्वायर कर देंगे तो वाई स्क्वायर निकल जाएगा, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 6 छक 36, 49 और 10 दहिए 100। उसके बाद एक्स और वाई को आपस में गुना कर देंगे। एक को 3 से गुना करेंगे तो 3, 2 को 4 से गुना किए 8, 3 को 6 से गुना किए 18, 4 को 7 से गुना किए 28 और 5 को 10 से गुना किए 50। अब टोटल को आपको जोड़ देना है। तो ये जो एक्स वाई को जोड़ेंगे तो सिग्मा एक्स वाई 107 लिख लेगा, इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा वाई स्क्वायर 210 लिख लेगा। ये आपका 55, ये 30, ये 15 निकल जाएगा। अब इसका फॉर्मूला है बच्चों आर बराबर, मतलब आर हो गया आपका सहसंबंध, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध। आर बराबर सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स गुना सिग्मा वाई बट्टा एन, फिर नीचे है बट्टा में रूट ओवर सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर बट्टा एन। यहाँ होल स्क्वायर नहीं है बच्चों, केवल सिग्मा एक्स का स्क्वायर है, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर बट्टा एन। उसी तरह वाई का करेंगे सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर बट्टा एन। अब इसमें बैठा देंगे सिग्मा एक्स वाई मेरा कितना है, तो यहाँ देखिए बच्चों सिग्मा एक्स वाई आप निकाले हैं कितना 107, तो यहाँ पर 107 बैठा दिए, माइनस का माइनस दे दिए। सिग्मा एक्स कितना है बच्चों, तो यहाँ आप देख सकते हैं 15 है, 15 बैठा दिए, गुना में ब्रैकेट मतलब गुना होता है बच्चों, तो सिग्मा वाई फिर लिखेंगे, सिग्मा वाई कितना है 30, तो 30 लिख दिए। उसके बाद एन, एन मतलब पदों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5, तो एन मेरा हो गया 5। उसके बाद फिर है सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 55, 55 लिख दिए, माइनस का माइनस दिए। सिग्मा एक्स कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर और बट्टा एन है, एन मेरा कितना है 5, 5 लिख दिए। उसी तरह सिग्मा वाई स्क्वायर कितना है बच्चों, तो 210 माइनस सिग्मा वाई कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर बट्टा 5। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 107, इसको आपस में गुना कर दिए, 15 को 30 से गुना कर दिए तो 450 बट्टा 5 हो गया। फिर यहाँ 55 का 55 लिखे, 15 गुने 15 कर दीजिएगा तो 225 आ जाएगा बट्टा 5, फिर 210, 30 गुने 30 कीजिएगा तो 900 आ जाएगा बट्टा 5। उसके बाद है बच्चों 107 माइनस 5 से 450 को भागा लगा देंगे तो 90 आ जाएगा बट्टा 55 का 55, 5 से 225 को भागा लगा देंगे तो 45 आ जाएगा। फिर 210 लिखे, यहाँ 5 को 900 में भागा लगा देंगे तो 180 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 107 में 90 को घटा देंगे 17, 55 में 45 को घटा देंगे तो 10, 210 में 180 को घटा देंगे 30। अब इसका क्या करेंगे बच्चों, वर्गमूल निकालेंगे तो 17 का 17, 10 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3.16 और 30 का वर्गमूल हो जाएगा 5.47। वर्गमूल निकालने के बाद क्या करेंगे 3.16 को 5.47 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा मेरा 17.2852 और ऊपर आपका 17.2852 को भागा लगा देंगे ऊपर वाला 17 से, तो आपका आ जाएगा बच्चों आर बराबर 0.98 आ जाएगा। तो 0.98 जो है यह उच्च सहसंबंध को दर्शाता है और आपको 2 लाइन नीचे लिखना होगा, यह उच्च सहसंबंध है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया बच्चों। तो ये उच्च सहसंबंध कैसे जानेंगे, तो जब 2 श्रेणियों में सहसंबंध की काफ़ी मात्रा हो तो वह उच्च सहसंबंध कहलाता है। ऐसी स्थिति में आर का मूल्य प्लस माइनस 1 से 0.75 के बीच पाया जाता है। मतलब 1 से 0.75 के बीच अगर आपका मान आ रहा है तो वह मेरा उच्च सहसंबंध को बताता है। तो मेरा क्या है 0.98 है जो 1 के करीब है, तो यही मेरा उच्च सहसंबंध हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, सूचकांक के कोई 3 लाभ बताइए। तो सूचकांक को हम लोग निर्देशांक भी कहते हैं, इंडेक्स नंबर। तो सूचकांक के निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला लाभ है मुद्रा के मूल्य की माप। तो सामान्य मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तनों को मापने के लिए सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है। समान मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तन से मुद्रा की क्रय शक्ति में होने वाले परिवर्तन का अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरा है आर्थिक स्थिति की तुलना। तो रहन सहन संबंधी सूचकांकों की तुलना करके समाज के किसी वर्ग के रहन सहन में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाया जा सकता है। तीसरा है आपका मजदूरी निर्धारण में उपयोगिता। तो सूचकांक वास्तविक आय में होने वाले परिवर्तन का सूचक होता है, अतः मजदूरी व वेतन के निर्धारण में इनसे बहुत अधिक सहायता मिलती है।
12 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, निरपेक्ष एवं सापेक्ष निर्धनता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सापेक्ष निर्धनता क्या हुआ? तो सापेक्ष निर्धनता से अभिप्राय विभिन्न वर्गों, प्रदेशों या दूसरे देशों के मध्य पाई जाने वाली निर्धनता से है। जिस देश या वर्ग के लोगों का जीवन स्तर या निर्वाह स्तर नीचा होता है, वे उच्च जीवन स्तर या निर्वाह स्तर के लोगों या देश की तुलना में गरीब या सापेक्ष रूप से निर्धन माने जाते हैं। सापेक्ष निर्धनता की व्याख्या देश के अंदर आय में पाई जाने वाली असमानता के रूप में भी की जा सकती है। उदाहरण के लिए भारत में निम्न स्तर के 20% लोगों का राष्ट्रीय आय में केवल 8.1% भाग है, जबकि ऊपरी स्तर के 20% लोगों का राष्ट्रीय आय में 45.3% भाग है। ये है सापेक्ष। अब है निरपेक्ष निर्धनता। तो भारत में निरपेक्ष निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए निर्धनता रेखा, पॉवर्टी लाइन की अवधारणा का प्रयोग किया गया है। निर्धनता रेखा से अभिप्राय उस बिंदु से है जो प्रति व्यक्ति आय के रूप में जो किसी क्षेत्र के लोगों को निर्धन या अनिर्धन में विभाजित करता है। भारत में 816 रुपया ग्रामीण क्षेत्र में तथा 1000 शहरी क्षेत्र में प्रति माह उपभोग पर खर्च करने वाले लोगों को निर्धनता रेखा से नीचे माना गया है। ये अभी करेंट डाटा है बच्चों। तो निर्धनता रेखा की नई परिभाषा के आधार पर 2011 से 12 में भारत में निर्धनता अनुपात 21.9% था। निरपेक्ष निर्धनों की कुल संख्या के रूप में भारत का 21.9%, निरपेक्ष निर्धन विश्व का लगभग 50% है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कृषि विपणन से आपका क्या अभिप्राय? तो कृषि विपणन एक प्रक्रिया है जिसमें देश भर में उत्पादित कृषि उत्पादों का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, बैंकिंग, वर्गीकरण और वितरण शामिल है। भारतीय कृषि बाजार अक्षम और कुछ हद तक आदिम काल के हैं। न्यूनतम समर्थन कीमत गेहूं और चावल के पक्षों में पक्षपाती है। व्यवसायीकृत भारतीय कृषि ने संसाधन पूर्ण क्षेत्रों को अधिक लाभान्वित किया। पिछड़े क्षेत्रों में विपणन संरचनाएं काफ़ी हद तक व्यावसायिक रूप से कार्य नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसानों को साख की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो भारतीय किसानों को निम्नलिखित 3 प्रकार की साख की आवश्यकता होती है। पहला है आपका अल्पकालीन साख। तो किसानों को बीज, खाद, सिंचाई, मजदूरी, भोजन आदि के लिए अल्पकालीन साख की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार की साख 6 महीने से लेकर 15 महीने तक की अवधि के लिए ली जाती है तथा फसल काटने पर प्रायः चुका दी जाती है, अतः इसे मौसमी साख भी कहते हैं। ऑल इंडिया क्रेडिट रिव्यू कमेटी ने 1969 में 1973-74 तक देश में अल्पकालीन साख की मात्रा 2000 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में 1974 से 79 की अवधि के लिए कृषि के लिए अल्पकालीन साख की आवश्यकता की मात्रा का 3000 करोड़ रुपया होने का अनुमान लगाया गया था। अब है दूसरा मध्यकालीन साख। तो किसानों को कृषि के महंगे औजार, पशु आदि खरीदने के लिए मध्यकालीन साख की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार के साख 15 महीने से लेकर 5 वर्षों तक की अवधि के लिए ली जाती है। फिर है ऑल इंडिया क्रेडिट रेवेन्यू ने चतुर्थ योजना काल के अंत में मध्यकालीन साख की आवश्यकता 500 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया था। तीसरा है दीर्घकालीन साख। किसानों को कुआं, तालाब, बांध, मकान बनवाने तथा भूमि की जल निकासी, घेराबंदी, पुनरुद्धार आदि अस्थायी सुधार कराने के लिए दीर्घकालीन साख की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार की साख 5 वर्षों से अधिक की होती है, मतलब 5 वर्षों से अधिक अवधि की होती है। अवधि हो जाएगा बच्चों, अवधि की होती है। ऑल इंडिया क्रेडिट ने चतुर्थ योजना काल के अंत में दीर्घकालीन साख की आवश्यकता 1500 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया था। तो बच्चों ये था लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।